हेलो। बताया मेटाबॉलिज्म। जी। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। सर जैसे आपने बताया सारी प्रॉब्लम मेटाबॉलिज्म वीक होता तभी होती है, क्योंकि पेट से ही सारी जी। बीमारियां होती हैं। हाँ जी। हेलो। तो सर हम हेलो, हाँ जी, मेटाबॉलिज्म को बोलिए। स्ट्रॉन्ग कर ले तो प्रॉब्लम कम होगी। देखिए, अगर मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा तो बीमारियां लगभग 90% कम हो जाएंगी। हेलो। और हेलो, सर आवाज आ रही है? मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग कर ले तो प्रॉब्लम कम होगी ना हमारी। जी, बिल्कुल 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 कम होंगी। यस सर, यस सर। देखिए, सर मेटाबॉलिज्म फिर आपके खाने को हमें पचाता कैसे है। स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। यस सर। इसको स्ट्रांग करने का तरीका है लॉन्ग लॉन्ग और डीप ब्रीदिंग, टाइम से खाना खाना, टाइम से सोना, कम बोलना, अपने ऊपर इंटरनल फोकस रखना, खुश रहना। ऐसे कुछ बेसिक पैटर्न्स हैं जो हम सभी जानते हैं, जी सर। पर उनको फॉलो नहीं करते। अगर हम उनको धीरे धीरे फॉलो करने लगे हैं तो चीजें अपने आप बदलती हैं। और आज की डेट में जो मैंने देखा है, ये बीमारियां जो कॉमन है उनका सबसे बड़ा जी कारण सर। रहता है, वो मेटाबॉलिज्म रहता है। और उसमें भी हड्डियों का वीक होना, जिसे लैक ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी बोल सकते हैं। इसके अलावा आप रिपोर्ट में देखेंगे B12 डेफिशिएंसी हो गई है, B17 डेफिशिएंसी हो गई है, लिवर में फैटीनेस आ गया है, बॉडी में गैस ज्यादा बनती है। तो अगर हम इन छोटे छोटे कामों को करते हैं तो ये चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। और अगर हमें कहीं ध्यान देने की जरूरत है तो दो चीजों पे। नंबर एक, हमें कभी भी किसी भी उम्र के पड़ाव पे हड्डियों की स्ट्रेंथ कम नहीं होनी चाहिए। उसको मापने का तरीका बताता हूं। ये देखिए, उंगली है, ये दो पोर्स होते हैं। एक ऊपर की लाइन होती है उंगली के ऊपर, ये, और एक नीचे होती है। इन दोनों के बीच के हिस्से को दबा के देखिए। यदि ये अंदर से पतला है तो आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी आ चुकी है विटामिन डी की। तो ऐसा खाना खाइए कि ये भरी हुई रहे और इसको पकड़ें तो पता लगे कि हमने कोई ठोस चीज पकड़ी है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी इससे आसानी से पता की जा सकती है। अगर यहाँ पे पतली हड्डियां आ रही हैं तो आप रिपोर्ट करा लीजिए। 99.99% ये निकलेगा कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। और इसके लिए आपको किसी विशेष एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, आप दबाएंगे एक दो बार में ही समझ आ जाएंगी ये चीज। नंबर दो, हम जो यूरिन पास करते हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, यदि यूरिन की धार कम हो गई है, धार कम होने का मतलब यह है यूरिन दूर जाके नहीं गिरता, लगभग आप मान के चलिए 1 फुट के करीब, 12 इंच लगभग। मैं वैसे बताता हूँ आपको, 6 12, हाँ। जैसे ये हम माने तो ये 6 इंच के करीब का हो गया, तो 12 इंच के करीब, इतनी दूर आपका यूरिन जाना चाहिए। अगर इतनी दूर यूरिन जाके नहीं गिरता, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो ये भी हड्डियों की कमजोरी का संकेत है, और साथ ही साथ शरीर में सूजन का संकेत है। तो इनके ऊपर अगर हम काम करें तो हम अपने बीमारियों को 80-90% तक रिकवर कर लेंगे, सिर्फ इन दो चीजों पे काम करके। रेखा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते। सर जैसे आपको मैंने बताया था, मेरी बेटी डांस करती है अभी पिछले क्लासेस जी में। जी तो जी। उसमें ना घुटनों में से आवाज आती है, मतलब कभी बेंडिंग करती है तो मतलब टक टक जैसे हड्डी बोल रही हो। हाँ जी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि मतलब विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, क्या है ये। बेटी की उम्र अभी तो, छोटे थे ना आपके बच्चे? 20 साल। 20 साल है। अभी यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते, कोई कमी नहीं कहेंगे, लेकिन ये कमी की ओर जाने का संकेत है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम पानी अभी। ज्यादा पिलाइए। अच्छा। पानी ज्यादा पिलाने का मतलब है बॉडी को ह्यूमिड रखिए, उससे कहिए कि लिक्विड चीजें ज्यादा ले, या खाना खा रही है तो चबा के ज्यादा खाए, एक। दूसरा, आधा अखरोट 2 दिन में 3 दिन में एक बार भिगो के रात को भिगो दीजिए, लगभग 16 घंटे भीगा हुआ हो, और वो सुबह खूब चबा चबा के खाए। डेली नहीं देना, 2 दिन में 3 दिन में एक बार आधा अखरोट देना है। ठीक दूसरा है। पॉइंट ये हो गया, और तीसरा पॉइंट ये है कि रात को सोते समय घुटनों पे तेल लगा ले और ऊपर से सूती कपड़ा लपेट दे।
तेल नॉर्मली कोई भी ले सकते हैं, तिल का तेल बेस्ट रहता है, वो लगा के कपड़ा लपेट के सो जाए, सुबह अपना कपड़ा उतार दे, वो मतलब उसमें हवा नहीं लगनी चाहिए बस, और कपड़ा सूती रहेगा, तेल नॉर्मल रहेगा, सर्दी सर्दी कर ले, आराम आ जाएगा। ठीक है और सर। ये कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई बंदिश नहीं है कि उम्र ये है या कोई बीमारी है, कोई भी कर सकता है। अगर आपके कहीं पे भी दर्द रहता हो, आप तेल लगाइए, बेनिफिट मिलते हैं। सर जैसे वो योगा भी करती है तो उसके योग गुरु ने उसे बोला था, गुरुजी ने बोला था कि आलू का पानी पीना चाहिए। इस उम्र में नहीं पीना चाहिए। आलू का पानी होता है वृद्ध व्यक्तियों के लिए या प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए, जिनको हड्डियों में कोई दिक्कत आ जाती है। आलू में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यदि वो आलू का पानी पिएगी तो उसको ताकत ज्यादा मिलेगी और वो कंज्यूम नहीं कर पाएगी बॉडी अभी, वो अच्छा डेफिशिएंसी में ज्यादा अच्छा रोल करता है। अच्छा। और आंवले का पाउडर भी बोला था उसे। आंवले का पाउडर ले सकती है, आंवले के पाउडर में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, थैंक यू। वेलकम। आलू का पानी जो होता है शरीर में गैप आ जाता है हड्डियों में, उसी के तो लिए उसमें लिया भी ले जाता है सकते हैं। ज्यादातर, ये हड्डियों में ना ग्रीसिंग पैदा कर देता है। जिन लोगों को दर्द रहता हो, जी सर, उम्र कोई भी हो, जैसे मेरी मदर ना, हाँ 70 की है, तो उसमें गैप भी आया हुआ, कुल्ले की हड्डी में भी और कमर की में भी, और सारे शरीर में पेन भी रहता है। जी आप उनको ये दे सकते हैं। उसके अलावा हमारी एक रेमेडी है, जो जी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की सर, रेमेडी है, संजीवनी के नाम से। इसके अलावा कुछ वो और भी दे स्पेसिफिक इसी सकते हैं हम? कंडीशन के लिए होती है। इसके अलावा आप आलू का रस दे सकते हैं, जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ वो दे सकते हैं। वो 3 महीने के अंदर अंदर लगभग 60-70% रिकवरी कर देती है, प्रॉब्लम कोई भी हो। ठीक है। और सर दवाई का आलू के नाम? रस क्या, संजीवनी। ओके सर। और इसमें आप विजय सार की लकड़ी आती है, रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह वो पानी पिला दीजिए, लगभग 12 घंटे का भीगा हुआ होना चाहिए। ठीक है। हड्डियों की कोई भी समस्या हो, कमर का दर्द हो, सर्वाइकल हो, घुटने का दर्द हो, विजय सार की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। जी जी सर, थैंक यू सर। बिल्कुल। चलिए अब हम चलते हैं दिनचर्या पे। दिनचर्या क्या है बेसिकली, जैसा मैंने बताया, दिनचर्या का मतलब पूरे दिन का पूरे दिन से हमारा कोई मतलब नहीं होता। दिनचर्या का मतलब होता है कि आप कब उठें, उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, ऐसे जो काम कर रहे हैं क्यों करें, और उसके बाद तैयार होके आप अपने काम पे काम पे जाने तक के जो कार्य कर रहे हैं उनको हम दिनचर्या के अंतर्गत लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा सो के उठना। तो ये कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अब ये ब्रह्म मुहूर्त में जो उठने के लिए बोला गया है वो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए बोला गया है। और बिलीव मानिएगा, पूरी पृथ्वी पे कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। इनके लिए सबके लिए कुछ ना कुछ नियम लगे हुए हैं। नियम क्या है, थोड़े आगे पीछे हैं, क्योंकि एक साथ नियम, एक जैसे नियम सबके लिए काम नहीं करते, तो उनको अलग अलग खंडों में विभाजित करके बताया गया है। ऐसे में होता यही है कि हमने व्हाट्सएप पे कोई चीज देखी या किताब में कोई चीज देखी, फार्मूला लगा के और काम कर लिया। तो बढ़िया रहता है कि जो व्यक्ति इन चीजों को जानता हो, एक बार उससे राय लेके उसके बाद उद्देश्य रखे इन कामों को किया जाए, तो ये जो चीजें हैं 100% फल देती हैं। और यदि बिना उद्देश्य के या बिना जानकारी के इन चीजों को किया जाए, तो यही चीजें कई बार घातक भी हो जाती हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा, पीछे साल 1.5 साल पहले बहुत चला था, कॉपर का पानी पिए, कॉपर के बर्तन का पानी पिए। किसी ने भी ये नहीं सोचा या ना ये बताया कि कॉपर किस व्यक्ति को लेना चाहिए। कॉपर जो है वो पित्तनाशक होता है, तो जो व्यक्ति पित्त प्रकृति का है उसके लिए तो ये पानी अमृत है। पर जिस व्यक्ति की पित्त बनती ही नहीं, जैसे वायु प्रकृति का व्यक्ति है या कम बनती है, अगर ऐसा व्यक्ति कॉपर में पानी पिएगा तो आप सोच सकते हैं उसका क्या हाल होगा। कफ वाला भी एक बार को झेल जाएगा, पर वायु वाले के तो लिए नुकसानदायक है।
और आज की डेट में लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 70% से ज्यादा लोग वायु की प्रवृत्ति के लोग हैं। तो कॉपर का पानी किसी के लिए किस प्रकार अच्छा हो सकता है? ऐसे ही कुछ लोग पीछे जब तुलसी का चला था तो तुलसी का सेवन करना चालू कर दिया। तुलसी के अंदर मरकरी बहुत हाई होती है। यदि किसी व्यक्ति का पित्त बढ़ा हुआ है और वो तुलसी का सेवन कर रहा है तो तुलसी उसके लिए हार्मफुल है। पर इन चीजों की हमें ना तो जानकारी होती है, ना हम जानकारी बटोरना चाहते हैं, बस हमने सुना कि ये चीज अच्छी है, ले लो। कुछ दिन करेंगे, क्योंकि हम रेगुलर तो करते ही नहीं, उद्देश्य कोई होता नहीं। सुनने में अच्छा लगा, हमने कर लिया, जब याद आया तो कर लिया, नहीं आया तो नहीं करा, तो रिजल्ट कहां से मिलेंगे? फिर हम कहते हैं कि भाई आयुर्वेद रिजल्ट नहीं देता, होम्योपैथिक रिजल्ट नहीं देती, या लंबा समय लग जाता है रिजल्ट लेने में। वो जो लंबा समय लगता है वो केवल जानकारी का अभाव होता है। आप आप हुए, मैं हुआ, या जो मर्जी जीव हुआ, अगर हम जीव हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, तो हमारे जो शरीर में सेल्स हैं वो सभी जीवित हैं। उन सबके अंदर वही चेतना है जो हमारे अंदर है। और अगर उनके अंदर चेतना है तो वो भी तो अपनी रक्षा करना चाहेंगे। अगर वो अपनी रक्षा करना चाहेंगे और हम कुछ खा रहे हैं तो उनकी रक्षा कहां हो रही है? फिर हम अपने आप से अपने आप को कोसते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, पर उसे सुधारने की कोशिश नहीं करते। या फिर भाग्य को कोसते हैं कि हमारे भाग्य में ये लिखा था, जबकि सच्चाई ये थी कि अभाव जो था वो केवल जानकारी का था। अगर सही जानकारी होती तो ऐसी दिक्कत नहीं आती। अब यहाँ पे एक चीज बताऊंगा, और वो आप सबके साथ कॉमन होगी। अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप नोट कर लीजिए, आप खाना कम खाते हैं। जितने आपके शरीर को आवश्यकता है उतना आप खाना ही नहीं लेते। अगर आप शरीर की जरूरत से कम खाना खाएंगे तो 100% है कि वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जितना मर्जी दवाइयां ले लीजिए, जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लीजिए, वजन कभी कम नहीं हो सकता। और आप पेट भर के खाना खाइए, साधारण खाना खाइए, आप देखेंगे आप अपने आप दुबले पतले हो जाएंगे। आप गांव के बच्चे देखिए, गांव के लोग देखिए, तो हम कहते हैं जी वहां पे खाने की चीजें नहीं है, शहरों में तो इतनी चीजें हैं। तो ऐसे ही अगर आप देखेंगे, हरियाणा के लोग हो गए, पंजाब के लोग हो गए, महाराष्ट्र के लोग हो गए, ये लोग पतले क्यों हैं? इनका खाना पीना साधारण होता है, और ये खाना पेट भर के खाते हैं, खाने को खाना समझ के खाते हैं। वहीं हम जैसे दिल्ली के लोग हैं, या बॉम्बे के लोग हैं, जो लोग मतलब शहरों में रहते हैं, उन लोगों के पास ऑप्शन इतने सारे होते हैं, चिकना तला भुना खाते हैं, प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, उसको पचाने के लिए दवाइयां खाते हैं, ऑर्गन्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, और फिर उनको ठीक कराने के लिए दोबारा पैसा खर्च करते हैं। यानी अगर देखा जाए तो हम केवल गलत खान पान के चलते, अनियमित जीवन शैली के चलते ही बीमार होते हैं। तो अगर हम सादा खाना दिन में 3 बार शरीर की आवश्यकता अनुसार या कर्म के अनुसार खाएं तो बीमारियां कम लगेगी, शरीर स्वस्थ ज्यादा होगा, बाकी सारे फंक्शन बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म वगैरह बताए वो सब नॉर्मल रहेगा। हमारा जो शरीर है वो हमारे से ज्यादा समझदार है, उसे पता है कि क्या करना है। आप देखिए, आप सड़क पे जा रहे हैं और अचानक से कोई चीज आपके सामने से आ जाए, अचानक से, आपका ध्यान भी नहीं है, आ जाए, जब तक आप सोचेंगे तब तक आपके हाथ ऊपर उठ चुके होंगे उस चीज को रोकने के लिए। भले ही सामने ट्रक क्यों ना हो, आपको पता होगा कि आप उसे रोक नहीं सकते, पर फिर भी शरीर एक बार आपका प्रयास जरूर करेगा उसे रोकने का। ऐसे ही जब भी हम कोई चीज खाते हैं, कोई गलत काम करते हैं, कुछ करते हैं, तो हमारी अंतरात्मा एक बार को हमें अवेयर जरूर कराती है, पर हम उसे इग्नोर कर देते हैं। वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। और जब भी हम आयुर्वेद या वैदिक चिकित्सा इत्यादि जो पुरातन चिकित्सा पद्धतियां इनका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ सबसे पहली चीज यही सिखाई जाती है कि अंदर से जो आवाज आए उसको सुनो, उसको जांचो, उसको परखो, उसका लक्ष्य निर्धारित करो, और फिर उसमें प्रत्युत्तर दो। अगर ऐसा किया जाए तो शरीर में कोई भी बीमारी हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो यहाँ पे दिनचर्या का जो पहला नियम बताया वो था प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अब ब्रह्म मुहूर्त में वही व्यक्ति उठ सकता है जो रात को समय से सोएगा। अब एक व्यक्ति की 3 प्रकृतियां बताई गई हैं, हालांकि प्रकृतियां जो हैं वो हजारों प्रकार की होती हैं। इन 3 प्रकृतियों से कई मेल बनते हैं, पर मूल रूप से 3 प्रकृतियां होती हैं, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति। जो कफ प्रकृति है वो रात को 9 बजे सोएगा और सुबह 8 बजे 9 बजे उठेगा।
जो पित्त प्रकृति है वो रात को 9 बजे सोएगा और सुबह 6 बजे 7 बजे उठेगा, और जो वात प्रकृति है वो रात को 9 बजे सोएगा और सुबह 2:30 बजे 3 बजे 4 बजे तक उसकी आंख खुल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वात प्रकृति वाले व्यक्ति को जो नींद है वो लगभग 6 से 7 घंटे की होती है। पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति की नींद 8 से 9 घंटे की होती है, और कफ प्रकृति वाले व्यक्ति की नींद 10 से 12 घंटे की होती है। अगर वो इन नींदों को पूरा कर रहा है तो बॉडी का एक आधार स्तंभ पूरा हो जाता है, और आप बिलीव कीजिए मेटाबॉलिज्म 70% एक्यूरेसी से काम करेगा सिर्फ नींद को बैलेंस करने से। अब अगर कोई व्यक्ति रात को समय से सोता है और उसे पता है कि उसे कितना बजे जगना है, तो वो सुबह तभी उठ सकता है जब वो रात को आराम से समय पर सोए। उसके लिए जरूरी है कि पूरा दिन वो सारे कार्य करे जो उसके लिए बताए गए हैं, ताकि उसको रात को थकान हो तो नींद अच्छी आए। जब तक नींद में समस्या रहेगी तब तक ब्रह्म मुहूर्त में डेली उठना संभव ही नहीं है, और यदि आप बलपूर्वक उठते हैं तो कुछ दिन आप उसको कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू नहीं हो पाता। और यदि फिर भी एक आपकी आदत बन जाती है तो उससे आपके शरीर को नुकसान होना चालू हो जाएगा, क्योंकि आपकी वो प्रकृति नहीं है, हम उसके विपरीत जाके काम कर रहे हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त में 2 मुहूर्त आते हैं। पहला सूर्योदय से पूर्व, जो वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त है, जिस समय रात्रि समाप्त होती है और दिन लगने की शुरुआत होती है, जिसका समय बताया गया है 3:30 बजे का सुबह का। कुछ लोग इसको 3:30, कुछ लोग 4 बोलते हैं। इस समय ये माना जाता है कि जो व्यक्ति इस समय उठता है वो व्यक्ति संपूर्ण जीवन स्वस्थ रहता है। तो इस समय उठने का जो समय है वे ये बेसिकली उन लोगों का है जो या तो बुजुर्ग हैं, या फिर संन्यास आश्रम में हैं, या फिर अपने शरीर को जानना चाहते हैं या जानते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इस समय उठेगा तो वो बीमार पड़ जाएगा, या तो नींद पूरी नहीं होगी, दिन में सोएगा, या फिर उसको अन्य प्रकार की समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी, और विशेषकर पैरों में दिक्कत आएगी, लंग्स कमजोर होंगे, क्योंकि ये व्यक्ति वात प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। इसके बाद दूसरा जो काल है ब्रह्म मुहूर्त में जागने का, वो है जिस समय उजाला होता है। आज की डेट में अगर उजाला होता है 6 बजे तो 6 बजे उठना है। आज की डेट में अगर उजाला होता है 5 बजे तो 5 बजे उठना है। जैसे गर्मियों में उजाला 5 बजे हो जाता है, वहीं सर्दियों में उजाला 6 साढ़े 6 बजे होता है। तो इतना उठने का टाइम पीरियड एडजस्टेबल होता है। ये व्यक्ति पित्त प्रकृति के होते हैं। इन व्यक्तियों को सुबह इस समय तक उठ जाना चाहिए जब सूरज जागने लगे, या पक्षी जो है बोलने लगे। इसके बाद आता है कफ प्रकृति का व्यक्ति। इस व्यक्ति को सूरज उगने से पूर्व या सूरज उगने तक जाग जाना चाहिए। यह कफ प्रकृति का व्यक्ति है। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हम काफी हद तक स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं। तो पहली जो क्रिया है वो है ब्रह्म मुहूर्त में जागना, उसमें हम ये नियम लगाते हैं। उसके बाद दूसरा आता है मुंह धोना। अब हम सबसे पहले उठते ही क्या करते हैं? सबसे पहले हम उठते हैं, हिलते डुलते हुए बाथरूम में जाते हैं, टॉयलेट पास करते हैं, और फिर पानी पीते हैं या कुछ और करते हैं। पर यदि हम बॉडी की एनर्जी को फील करके, जो कि लगभग सब में एक समान है, केवल वो वात पित्त कफ के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो यदि हम उस एनर्जी को समझ कर उसके अनुसार व्यवहार करें तो हम काफी हद तक अपने रोगों से बचे रह सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है, इससे हमारे ग्रह भी अच्छे होते हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म पे भी उसका फर्क पड़ता है, हमारे मन मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो जब आप सबसे पहले जागे तो आंखों को अपना बंद रखिए। जहां पर आप लेटे हैं हल्का फुल्का आसन, कमर को मोड़ना तोड़ना उठाना गिराना वहीं पर कर लीजिए। इसमें मुश्किल से आपको 1 मिनट का समय लगेगा, 1 मिनट 2 मिनट बस। इसके बाद वज्रासन में बैठ जाइए। अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन में बैठ जाइए, नहीं तो वज्रासन में बैठ जाइए। यदि घुटने कमजोर है तो आप पालती लगाकर या पैर खोलकर भी बैठ सकते हैं। पर बेटर रहता है कि जब आप आंख खोलें तो आपको अपने पैर दिखाई ना दे, इसलिए पैर मोड़कर बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आप उठते हैं,
बैठ गए, बैठने के बाद मन ही मन अपने ईश्वर का, अपने इष्ट का ध्यान करिए। यदि आपकी कोई दशा चल रही है, जैसे किसी की राहु की दशा है, किसी की शनि की दशा है, किसी की कोई दशा है, तो मन ही मन चित्रात्मक रूप से उस देवता का आवाहन करिए, उसके मंत्र का जाप करिए 11 बार, 21 बार। ये बहुत लंबा मत करिए, हमें यहाँ पे 5-7 मिनट ही लगाने होते। आप 11 बार जाप कर लीजिए, मन ही मन उसका चित्रात्मक ध्यान कीजिए और महसूस कीजिए कि आपकी प्रार्थना से वो मुस्कुरा रहे हैं। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके ऊपर ग्रहों की कृपा, ईश्वर की कृपा हो जाती है। उसके बाद जो भी आपके इष्ट हैं, सॉरी, पहले आप अपने इष्ट का नाम लीजिए, इष्ट के बाद गुरु का नाम लीजिए, फिर आप ग्रहों का नाम लेंगे। इसके बाद आप ऐसा विश्वास करिए, ऐसा सोचिए कि आपको संसार के समस्त सुख मिल रहे हैं, या जो भी आप पाना चाहते हैं ईश्वर से वो मांग सकते हैं। और फिर हाथों को रब रब करते हुए सबसे पहले आंखें खोलकर अपने हाथों को मिलाकर रखिए और अपने हाथों को देखिए। इसके पीछे मंत्र भी होते हैं। मंत्र याद करना कोई जरूरी नहीं है, आप सिर्फ ये कामना करिए कि आपके हाथ ही आपका समस्त सुखों को देने वाले हैं। आप उनको देखते हुए आंख खोलिए और फिर हाथों को रब करके आंखों पर लगा लीजिए। उससे आंखों में जो कफ भरा हुआ होता है, तीनों प्रकार के व्यक्तियों में कफ भरेगा आंखों में, वो जो कफ भरा हुआ होता है वो गर्माहट के कारण ऐसा माना जाता है पिघल जाता है। उसके बाद अगर आप वास्तव में चित्रात्मक ध्यान करते हैं, आप महसूस करेंगे आपकी श्वासें तेज हो जाती हैं। जब भी श्वासें तेज होती हैं, प्राकृतिक रूप से पसीना निकलने लगता है। तो अगर ऐसा पसीना हो तो अपने चेहरे पर ही उसको पहुंच लीजिए। ऐसा करने से चेहरे पर किसी भी प्रकार के जो दाग धब्बे इत्यादि होते हैं वो नहीं होते, या ये कह लीजिए कि चेहरा सुंदर होता है। उसके बाद जमीन पर अपना सबसे पहले राइट पैर रखिए, उठ के टॉयलेट में जाएं, मुंह में पानी भरें और आंखों पर कम से कम 10-12 बार मुंह में पानी भरने के बाद जैसे मुंह फुला लेते हैं पूरा फुलाकर 10-12 बार पानी के छींटे मारें। इससे आंखों के जो रोग होते हैं, आंखों में जो गंदगी होती है वो निकल जाती है। जब ये निकाल लें, कर लें, उसके बाद मुंह पहुंचकर तब आप यूरिन पास कर सकते हैं। अगर आप यूरिन नहीं आता और एक कुछ आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों की आदत होती है सुबह उठते ही सबसे पहले टॉयलेट भागते हैं, ये भी कमजोर हाजमे की निशानी है। अगर यूरिन नहीं आता तो उससे पहले बेटर है कि आपने जब मुंह धो लिया तो रात का रखा हुआ बासी पानी जो मटके का ना हो, मटके की तासीर ठंडी होती है इसलिए मटके का पानी ना हो, आप आज की डेट में कांच के गिलास में पानी भर के रात को रख सकते हैं, फिर वो पानी सुबह पी सकते हैं। या स्टील के जग में पानी भर के रख सकते हैं, सुबह वो पानी पी सकते हैं। यदि आपको पित्त की समस्या ज्यादा हो, गर्मी ज्यादा लगती हो, विशेषकर आपके पैरों में पसीना ज्यादा आता हो, तो आप कॉपर का पानी भी पी सकते हैं। लेकिन ये पानी 2 दिन 3 दिन में एक बार लेना चाहिए और जब आपको लगे कि फर्क आ गया तो इसको बंद कर देना चाहिए। इसमें नाखूनों पर विशेष विशेष ध्यान रखें। यदि आपके नाखून धूप में नीली शेड मारते हो तो ऐसी अवस्था में कॉपर का पानी नहीं पिए। उसके बाद जो है, हाँ, उसके बाद जो है जो बासी पानी है वो पेट भर के पिए। जिस समय पानी पिए उस समय जो हमारा टॉयलेट में बैठने का पोज होता है, इसको हम स्टूल पोज के नाम से बोलते हैं, या जिस प्रकार से अकड़ू होके बैठा जाता है, दोनों पैरों पर बैठा जाता है, जिसमें एड़ी और तलवा दोनों जमीन पर लगे रहते हैं, इस आसन में बैठकर पानी पीना चाहिए। यदि आपको घुटने की समस्या है, कमर में दर्द है, तो आपको इस स्टूल पर बैठकर भी, जिसमें आपके घुटने हल्के से मुड़े रहें, मतलब जो छोटा नीचा स्टूल हो या पटरा हो, उस पर बैठ के भी पानी पी सकते हैं। पानी इतना पीना है कि आपका पेट भर जाए, लेकिन उल्टी जैसी फीलिंग आए इतना पानी नहीं पिया जाता। उसके बाद जब आप पानी पी लें तो 30 सेकंड 1 मिनट वहीं बैठे रहें, फिर आप खड़े हों और चलना चालू करें धीमी गति से। चलते समय चाहो तो आप अपने पेट को अंदर को सिकोड़ सकते हो, या अपने हाथों को ऊपर नीचे हिला सकते हो, या हल्का सा हाथ को तान सकते हो। ऐसा करने से पानी जो है वो आंतों में उतरने लगता है, उससे मोशन भी बनता है
यूरिन भी खुलकर आता है और जो भी इंटरनली गंदगी होती है वो आसानी से बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक ठाक अवस्था में है तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप 10-12 कदम 50 कदम चलेंगे, मोशन आ जाएगा। देन मोशन पास करिए, उसी समय और वही समय उचित होता है यूरिन पास करने के लिए। अगर उस समय यूरिन आता है तो आप मान के चलिए आप स्वस्थ हैं, और यदि इस समय यूरिन नहीं आता है, इससे पहले यूरिन आ जाता है, तो आप अस्वस्थ हैं। देन अपना मोशन वोशन किया और ये सब किया, उसके बाद ब्रश कर सकते हैं। ब्रश करने के साथ साथ एक काम और करना है कि हफ्ते में कम से कम एक बार, नहीं तो 3 बार, 3 बार से बेटर है आप एक बार ही करें। अभी हफ्ते में एक बार सरसों का तेल और नमक, यदि सरसों का तेल चुभता हो तो नमक कपड़छन किया हुआ बादाम रोगन के तेल में मिलाकर अपने मसूड़ों पर अच्छे से मले, और मलने के दौरान जो लार निकलती है उसको खुद निकलने दें, प्रेशर लगा के निकाल लेना उसको। ये आपके मुंह में जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, स्मेल होती है, दांतों के रोग होते हैं, कीड़े होते हैं, इन सबको खत्म करता है, दांतों में मजबूती लाएगा। दूसरा, मंजन करने के बाद अपने मसूड़ों पर उंगलियां अच्छे से फेरें। यदि ब्लीडिंग भी होती है तो होने दें, क्योंकि अगर मसूड़ों में सूजन है, पानी भरा हुआ है, पानी रुका हुआ है, या कोई इन्फेक्शन है, तो ब्लीडिंग होगी ही होगी। यदि ब्लीडिंग भी होती है तो होने दें, और मसूड़ों पर हल्के हाथ से उंगली फेरें, ताकि मसूड़ों पर जमी हुई मैल की या चिकनाई की पतली लेयर साफ हो जाए। उसके बाद अपने तालू को अच्छे से रगड़ कर साफ करें और तालू को ऊपर की ओर कम से कम 20 बार धकेलें। ऐसा करने से तालू एक्टिव होता है और हमारे जो ये साइनस एरियाज होते हैं, यहाँ पे जमा हुआ कफ आसानी से निकल जाता है। इसके बाद अच्छे से कुल्ला करें। यदि जीभ पर मैल जमता हो तो जीभी से जीभ साफ करें। यदि जुकाम या साइनस की शिकायत हो तो गर्म पानी में नमक डालकर या फिटकरी डालकर, और अगर आपको लगे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है तो उसमें हल्दी डालकर उस पानी के अच्छे से गरारे करें। इससे आपके अंदर का जो जमा हुआ कफ होता है वो पतला होकर आसानी से बाहर निकल जाता है। इसके बाद सभी व्यक्तियों के लिए जरूरी है कि कबलम करें। इस समय कुछ लोग गंडूश करने के लिए बोलते हैं और कुछ कबलम के लिए बोलते हैं। गंडूश होता है मुंह में तेल को रख के उसको चलाना, और कबलम होता है मुंह में तेल रखकर बस मुंह बंद करके रखना। तो कबलम बेहतर रहता है गंडूश से, क्योंकि गंडूश थोड़ा सा कठिन प्रक्रिया होती है और इसको समझना पड़ता है। वहीं कबलम में क्या है, 1 चम्मच, सवा चम्मच या 1.5 चम्मच तेल अपने मुंह में रख लीजिए। अब आप अपने जो भी काम करते हैं वो काम कर सकते हैं, या फिर जो आगे की दिनचर्या का प्रोसीजर है आप उसको भी पूरा कर सकते हैं। मुंह में जो आप तेल रखेंगे कोशिश कीजिए कि वो 45 मिनट्स तक रहे। धीरे धीरे ये तेल आपके मुंह की गंदगी, शरीर की गंदगी को खींचता है, और थायराइड का सबसे अच्छा उपचार बनता है। पर ये समय लेता है, 4-6 महीने का समय ले जाता है। इसके बाद ये धीरे धीरे आपके शरीर में से सारा पानी खींचकर, जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है उसको निकाल देता है। कान की समस्या, मुख की समस्या, बालों की समस्या, इन सब में लाभ देता है, क्योंकि ये मुख में रहता है। तो हमारी जो उदान वायु है उसके अंदर ये लाभ देता है। फिर ये तेल बाद थूक दिया जाता है, और थूकने के बाद मुंह को थोड़ी देर बंद रखा जाता है, कुल्ला नहीं किया जाता। ऐसा करने से मुंह में जो भी गंदगी या गंदा तेल बचा होता है वो लार के द्वारा बाहर निकलता है। इससे लार की भी सफाई होती है, टॉन्सिल्स हमारे स्वस्थ रहते हैं, और मुख भी साफ हो जाता है। फिर 5-10 मिनट के बाद आप गुनगुने पानी से कुल्ला कर लीजिए, जो भी तेल का असर था वो खत्म हो जाता है। कबलम के दौरान ही आप चाहें तो अपने पूरे शरीर पर तेल मालिश कर सकते हैं। शरीर में जितने भी छिद्र होते हैं, जैसे नाक हो गई, मुख में हमने तेल डाला हुआ है, नाभि हो गई, कान हो गए, इनके अंदर तेल डाल सकते हैं। तेल डालने में थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है। अगर तेल कान में ज्यादा चला जाए तो सर्वाइकल हो जाता है। इसलिए तेल डालने की एक प्रक्रिया का एक प्रोसीजर होता है, वो उस प्रोसीजर से ही कान में तेल डालना चाहिए। आप अगर डेली तेल करना चाहते हैं तो तेल को उंगली पे लगा के कान के अंदर उंगली हिला दीजिए, बस इतना काफी रहता है। नाक में तेल टपका के डालना चाहिए।
अगर कफ होगा तो निकाल देगा। ये भी आपको दुबला पतला रखने में बहुत मदद करता है, एक्टिव रखने में मदद करता है। और यदि नाक में वो कफ नहीं होगा तो तेल अंदर रम के आपके ब्रेन को फाइलिंग देके ब्रेन को भी तरावट देगा और बुद्धि तेज करता है। इसके बाद कानों में तेल डालने के बाद अपने पूरे शरीर पर तेल आपने अच्छे से लगा लिया था, मालिश कर ली थी। अब पैरों की आप देखेंगे कि जब भी मैं किसी से बात करता हूँ मैं सबसे पहले पूछता हूँ जी पैर कैसे हैं। पैर ही एक व्यक्ति की वास्तविकता को बताते हैं। तो पैरों में हमने देखा कि पैर ठंडे पड़े हैं या ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे लंग्स से कनेक्टेड होता है। पैरों में गद्दी ज्यादा बन रही है तो ये हमारी बॉडी के कफ को, हमारी बॉडी की जो उसके अंदर फ्लफीनेस आ जाती है उसको दर्शाता है। इसी तरीके से ऐसा व्यक्ति जिसके पैरों में फ्लफीनेस है, पैरों की शेप चेंज हो गई है, ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है, कमजोर होता है। अनुभव भी बहुत से होते हैं। तो डेली यदि संभव हो सके तो सारी पैरों के अपने दोनों पैरों पे अच्छे से मालिश करें और सारी उंगलियों को अच्छे से रोटेट करें और नाखूनों पे, हाथों और पैरों के नाखूनों पर विशेष रूप से तेल मालिश करनी चाहिए। उसके बाद पैरों की उंगलियों को चारों तरफ से खोल देना चाहिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए। ऐसा करने से जो पैर हैं उनकी जड़ें मजबूत होती है और पैर अगर मजबूत होंगे तो हमारा ऑल ओवर बॉडी स्वस्थ रहेगा। इसके बाद अगर आप चाहें तो हल्का फुल्का व्यायाम कर सकते हैं और व्यायाम करना अपनी उम्र के हिसाब से बेहतर रहता है। व्यायाम करने के अंदर मेन जो व्यायाम है शरीर का वो 8 से 10 बार, यदि आप अपने हर एक ज्वाइंट को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फॉरवर्ड और बैकवर्ड अगर मूव कर लेते हैं तो यही एक्सरसाइज सफिशिएंट है, किसी और एक्सरसाइज में जाने की जरूरत नहीं होती। अगर हमारे ज्वाइंट्स में, क्योंकि हमारी बॉडी का जो मैक्सिमम टॉक्सिन्स होता है वो ज्वाइंट्स पे इकट्ठा होता है, तो आपने यहाँ पर ज्वाइंट्स को मूव कर लिया तो टॉक्सिसिटी ब्लड में चली गई, लिम्फ में चली गई, तो क्लेंजिंग आराम से हो जाएगी। इसके बाद आप चाहें तो तेल तेल समेत ही आप नहा सकते हैं, यानी नहाने के दौरान साबुन लगा लीजिए ताकि तेल उतर जाए। और यदि आप साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप उन उपटन का प्रयोग तेल के असर को कम करने के लिए या मिट्टी का प्रयोग तेल के असर को कम करने के लिए कर सकते हैं। और नहीं तो आजकल साबुन जो आते हैं वो भी आसानी से तेल को उतार देते हैं, पर इतनी चिकनाई हमारे शरीर पे रहनी चाहिए। जो आपकी टॉवल है जिससे आप पहुंच रहे हैं वो टॉवल आपकी तीसरे चौथे दिन धुल जानी चाहिए, क्योंकि जिस टॉवल से आप अपने शरीर को पहुंचेंगे उसके अंदर तेल का असर काफी ज्यादा होगा, तो वहां बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं। तो जिस दिन टॉवल धोएं तो गर्म पानी से, तेज गर्म पानी से धोएं और उसके बाद धूप भी अच्छे से दिखाएं। ऐसा करने से टॉवल साफ रहता है। और जो व्यक्ति ये सारे नियम अपनाता है उसको अपनी टॉवल बिल्कुल अलग रखनी चाहिए। इसके बाद आप ठंडे पानी से स्नान कर लें। ठंडा पानी अब कितना होना चाहिए? तो ठंडा पानी उतना होना चाहिए जो आपकी बॉडी आसानी से सहन कर ले। यदि आपको लगे कि पानी में ठंडक आपकी बॉडी की तुलना में ज्यादा है तो आप पानी में हल्का सा गर्म पानी मिला सकते हैं, उतना जितना आप आराम से सहन कर सके। यदि आपको ठंड ज्यादा लगती हो, आपके पैर हाथ ठंडे रहते हो, तो पहले आप तेज गर्म पानी से नहाइए, मतलब जितना गर्म सहने योग्य गर्म पानी होता है उसमें नहाइए। और नहाते नहाते बाल्टी के अंदर नलका खोल दीजिए ताकि ठंडा पानी उसमें मिक्स होता रहे। और जब आपका गर्म पानी धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगे तो जितना ठंडा आप लास्ट में अपने ऊपर डाल सकते हैं डाल लीजिए। उसके बाद अपने टॉवल से पहुंचकर बाहर आ जाइए। आप देखेंगे जैसे ही आप बाहर आएंगे आपके शरीर के रोम रोम से पसीना निकलने लगेगा। ये पसीना इंडिकेट करेगा कि आपके शरीर के इंटरनल सभी पोर्स, जो गंदगी रुकने के द्वार थे, वो सारे के सारे खुल गए। तो ये हमारा स्नान तक का दिनचर्या का पैटर्न। आप इससे संबंधित किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जी बोलिए। किसी ने हैंड रेज किया हुआ है, कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिए। सर ये मुंह में तेल सरसों वाला ही लेना है? देखिए अगर आप कहाँ पे रहते हैं, कौन से एरिया में रहते हैं? एमपी में, देवास। वहां पे गर्मी ज्यादा है या ठंडक ज्यादा है? गर्मी ज्यादा रहती सर इधर में।
तो नारियल का तेल प्रयोग कीजिए वहां पे। जी सर। मालिश के लिए भी? हाँ जी, जहाँ गर्मी ज्यादा हो वहां नारियल का तेल प्रयोग करें, और जहाँ ठंडक ज्यादा हो वहां सरसों का तेल प्रयोग करें। और दोनों ही जगह के लिए बेहतर है तिल का तेल ही प्रयोग करें। तिल का? जी ये अपना पतंजलि वाला अच्छा रहेगा सर इसके लिए? सर, कहीं से भी लें, कोई भी लें, तेल अच्छी अच्छा, क्वालिटी में लें। मैंने ठीक। ऐसा कोई देखा नहीं कि पतंजलि का कैसा है क्या है। अगर आपको शुद्ध तेल मिलता है, अच्छा तेल मिलता है, तो वो ले लीजिए। ठीक है सर। प्रेम नारायण जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, यही पूछ रहा था सर, बस हो गया। अच्छा अच्छा, ओके। जी। जी मालती जी। सर नमस्ते। नमस्ते। सर ये कान में तेल और नाक में तेल का आपने कैसे बताया है? एक मिनट। किस प्रकार से करना चाहिए इसको? हाँ जी, देखिए, जो आप नाक में तेल डालेंगे उसमें आपने क्या करना है, आप किसी फ्लैट पोजीशन पे लेट जाइए, हाँ। और अपने कंधों के नीचे कोई चीज रख लीजिए या तकिया रख लीजिए, तो गर्दन ऐसे पीछे को लटक जाएगी। जी। अब आपने क्या करना है, 5-5 बूंद तेल दोनों नाकों में टपकाना है। अच्छा। इसमें बढ़िया रहता है कि आप बादाम रोगन का प्रयोग करें। बादाम रोगन का तेल? हाँ, अच्छा, बादाम ठीक। रोगन बेस्ट रहता है इसके लिए। और ठीक है आपने सर। उसको नाक में खींचना नहीं है, जैसे हम नाक में तेल डाल के क्या करते हैं, ऐसे हाँ। करते हैं, ऐसे नहीं करना। अच्छा। बस वैसे ही उसी पोजीशन में लेटे रहिए, तेल धीरे धीरे अपनी ताकत से अंदर जाएगा। अच्छा, कितनी देर तक? जितनी देर आप लेट सके, 5 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर अच्छा, अंदर उतर जाता है तेल पूरा। ठीक ठीक है है। सर। और अगर जैसे आप 1-2 दिन करेंगे और आप जल्दी बैठ गए, तो आप देखेंगे तेल जो है यहाँ पे बाहर निकल आएगा। इसका मतलब तेल अंदर नहीं गया और वो कफ के लिए रास्ता बना रहा है। हाँ हाँ। तो आप थोड़ा देर तक रखेंगे तो हो जाएगा। आप सुबह और शाम तेल डाल सकते हैं, हाँ, अदरवाइज मॉर्निंग मॉर्निंग भी डालेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर। दूसरी बात यह है कि जब आप नाक में तेल डालेंगे और आपको अगर साइनस में कफ जमा हुआ है, तो ऐसी अवस्था में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में जुकाम लग जाता है। हाँ। अगर जुकाम लग जाए तो तेल डालना बंद कर दीजिए और पैरों की गर्म सिकाई कीजिए। अच्छा, जुकाम अपने आप बंद हो जाएगा और जो भी टॉक्सिन्स है वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। जुकाम को बढ़ने भी नहीं देना और खत्म भी नहीं होने देना। अगर वो खत्म हो गया तो कफ नहीं निकलेगा, और अगर वो बढ़ गया तो वो आपको परेशान करेगा। तो वो पानी की तरह बह बह के निकल जाता है। तो इसे ठीक है। निकलने में कम से कम आप मान के चलिए 6-8 महीने, 2 साल लग सकते हैं। अच्छा। जैसे एक बार आपको जुकाम लगा, आपने तेल डाला, फिर जुकाम लगा, फिर तेल डाला, तो इसमें 2-2, 3-3 महीने का प्रोसीजर होता है ये। अच्छा सर। ठीक है। इस तरीके से आपको सिर संबंधित जितने भी रोग हैं, हम्म। इसमें बॉडी बैलेंसिंग आ गई। अगर किसी का कानों में मैल ज्यादा है या कानों की नर्व्स कमजोर हैं, तो ऐसा व्यक्ति चलते चलते चीजों से टकरा जाता है। मन में बहुत ज्यादा विचार रहते हैं, तनाव रहते हैं, नेगेटिविटी रहती है, अपने आसपास चीजें दिखाई देती है, हाँ। भूत प्रेत का एहसास होना, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। तो इसमें अच्छा। कान का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जी। कान में तेल डालने से ये शांत होता है। अच्छा, तो कान में कैसे करना है, कान में डालने में? कान में तेल डालने का तरीका ये होता है, आज इस कान में तेल डालिए, कल इस कान में तेल डालिए। कितने मतलब एक दिन ड्रॉप्स? में एक कान में, एक कान में। जी। ठीक है। अगर कानों में ड्राइनेस ज्यादा है तो 2 बूंद गुनगुना तेल डालेंगे। अगर ड्राइनेस नहीं है तो 5 बूंद डालेंगे। और जिस दिन कान में तेल डालेंगे, अगले दिन आपने सिर नहीं धोना। और दूसरी चीज, पूरा दिन भर आपने कान में रुई लगा के रखनी है। रात अच्छा, को, पूरा हाँ जी, पूरा रात दिन को रुई आप लगा अपनी के रुई रखना? निकाल के फेंक सकते हैं। हम्म। और सुबह जो है आप चाहें तो कोई कपड़ा लेके, सूती कपड़ा लेके कान को इस तरीके से लाइए, जितना भी एक्स्ट्रा तेल होगा वो निकल जाएगा। और सिर नहीं धोना है सुबह? नहीं, थर्ड डे आप धो सकते हैं। थर्ड डे? अच्छा। जैसे आज आपने इस कान में तेल डाला है, हम्म। आप कल सिर नहीं धो सकते, अच्छा, परसों धो सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो कान में तेल डालने से ये सारी चीजें आराम मिलता है। नाक में तेल डालते हैं तो आंखों के दोष, साइनस, बालों की समस्या, इन सब में आराम मिलता है। अच्छा, और ये कितने और दिन में रिपीट करना चाहिए? ये तो आप लाइफ टाइम डाल सकते हैं, इसमें कोई रिपीटेंस का कोई चक्कर नहीं है, कोई डर नहीं है। बस जुकाम हो तब नहीं करते, ना अच्छा। कान में डालेंगे ना इसमें डालेंगे। अच्छा, और नहीं मतलब कान में तेल जैसे अभी डाला
तो फिर नेक्स्ट कब डालना चाहिए? फिर जैसे अभी 3 दिन डाल लिया। अभी 3 दिन डाल लिया ना, तो ज्यादातर 3 दिन 5 दिन ही डाला जाता है, और फिर ये 15 दिन 20 दिन महीने में एक बार डाला जाता है। अच्छा। अगर आप कान में तेल ज्यादा डालते हैं या ज्यादा हो जाए कान में तेल की मात्रा, तो कान में लचीलापन आ जाता है, जिससे हमें चक्कर आने लगते हैं या सर्वाइकल जैसा फील होने लगता है। आप हाँ। पलंग पे भी लेटेंगे तो ऐसा लगेगा पलंग गोल गोल घूम रहा है। हम्म। इसलिए रेगुलर तेल नहीं डालना चाहिए कान में। नाक में जी। आप रोज डाल सकते हैं तेल। अच्छा, तो कान में 3 दिन का आपने बताया, 3 दिन तक डाल सकते हैं? 3 दिन डाल सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तो 5 दिन तक डाल सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छा, बंद कर दिया जाएगा, फिर आप सीधा 1 महीने बाद डालेंगे। ठीक है। हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू। ये सभी एजेस के लिए है ना? ये सभी के ये लिए कॉमन है, छोटे बड़े सभी के लिए कॉमन है ये। अच्छा, बच्चों के लिए डाल सकते हैं? बच्चा आपका कम से कम 8-10 साल का तो होना चाहिए। उससे छोटे बच्चे के लिए तेल सिर्फ 2-2 बूंदे 15 दिन में एक बार डालिए। अच्छा। अच्छा सर, एक आध क्वेश्चन और था मेरा जी कि जी बोलिए। ये मस्से हटाने के लिए क्या करना चाहिए? मस्से हो जाते हैं अगर? देखिए, मस्से हटाने के लिए बेसिकली टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन अभी तक ये देखा है कामयाब कोई भी नहीं है, मस्से दोबारा निकलते हैं। हाँ। उसका सबसे अच्छा तरीका है अपने मसल्स की सफाई करें। मस्से यानी मसल्स का एक एक्सट्रैक्ट है, या ये कह लिए मसल्स की टॉक्सिसिटी है। यदि जो मैंने पैटर्न अभी बताया है, अगर हम इसको फॉलो कर लें सिर्फ दिनचर्या को, तो आप ये समझ लीजिए बॉडी की 25 से 30% क्लेंजिंग हो जाती है। क्योंकि ये कभी-कभी आँखों के आसपास या ऐसे होते हैं तो बड़े इनकन्वीनिएंट रहते हैं, गले में भी कई-कई जगह कि आप कुछ पहन नहीं सकते हो और वो थोड़ा कभी-कभी फँस जाते हैं तो प्रॉब्लम करते हैं। जी, तो इसके लिए देखिए, वैसे तो यहाँ पे एक कुछ लोग कहते हैं चूना लगा लो, चूना लगाने से जल जाते हैं। आप लौंग पिस के लगा सकते हैं, दालचीनी लगा सकते हैं, उससे भी झड़ जाते हैं, पर ये फिर अच्छा। दूसरी जगह निकलेंगे। तो आप एक्सटर्नल रूप में इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्यूब्स भी आती हैं, मेडिसिन भी आती हैं इनको निकालने की, परंतु हाँ, हम इंटरनल सफाई के लिए आप क्या करें हाँ, कि अपने मसल्स की क्लेंजिंग करिए। मसल्स की क्लेंजिंग होती है जब पोर्स क्लियर होते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो मैंने बताया, तेज गर्म पानी से नहाइए, और नहाते नहाते तेज गर्म पानी से ठंडे पानी पे आ जाइए। ये सर्दी हाँ, सर्दी कर लीजिए, सर्दी में ही हुँ, आपके 80% मस्से झड़ जाएंगे। अच्छा, ठीक है, और उसके बाद जो है ये अपने आप ही कम हो जाएंगे। बाकी ठीक है। कम से कम जैसे आप ये लगा के चलिए कि 65 की एज तक 4-5 हुँ, किलोमीटर टहलना चाहिए। यदि संभव हुँ, हो तो 4-5 किलोमीटर सुबह, और 3 किलोमीटर तक, 2.5-3 किलोमीटर तक शाम को टहलना चाहिए। हाँ, जी सर। और सर एक और चीज़ है कि ये आँखों की ड्राइनेस पलकों की बताते हैं जो, इससे थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है, तो उसके लिए क्या करें? इसके लिए जो आप नाक में तेल डालेंगे, कानों में तेल डालेंगे, इससे आराम मिलेगा। अगर अच्छा, आपको ड्राइनेस होगी तो, और आपने 3 दिन कानों में तेल डाला होगा, तो आपको जी। 10-5% का फर्क आया होगा आंखों में। हाँ, आया है सर। जी जी जी, आता है उससे। हाँ, हाँ, तो असल में इसी से हमें जो आंखों की ड्राइनेस आती है ना, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो साइनस के कफ का रहता है। हाँ, और नाक में तेल, कान में तेल डालने से इजीली रिलीज हो जाता है, तो इसमें आराम आ जाता है। इसके बाद आप आंखों की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे हाँ, क्लॉकवाइज रोटेट करना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना, अप एंड हाँ। डाउन, उसको सर प्रेशर वो से तो प्रेशर करते वाला हैं, बाहर निकालना। इससे वो जो, तो करते हैं सर हम। हाँ, जो इससे आंखों का कफ होता है वो निकल जाता है। जी, अगर आप ध्यान देंगे देंगे तो आंखों के बिल्कुल कोने पे, जो नाक के पास कोने पे एक छोटा सा हाँ, गड्ढा होता है। हाँ, इस गड्ढे में से सारी गंदगी निकलती है। अगर ये गड्ढा ब्लॉक हो जाए किसी वजह से, तो ये हुँ, ड्राइनेस का रोग आ जाता है। तो इसको अच्छा, खोलने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है आंखों की एक्सरसाइज। अच्छा, हाँ जी। दूसरा, डॉक्टर उसे प्रेशर से खोलते हैं, इंजेक्शन लगा के हवा हुँ, मारते हुँ, हैं, उससे भी खुल जाता है वो। पर वो थोड़ा अच्छा, सा रिस्की प्रोसीजर होता है, हुँ, सर्जन का काम अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। है। वेलकम। थैंक यू सर। रेखा जी। तो वो क्यों नहीं हो रहा? हाँ जी सर, जैसा अभी आपने बताया कि तेल, इसका मतलब गोले का तेल तो सर्दियों में यूज ही नहीं करना चाहिए फिर? देखिए, गोले का तेल अगर साउथ इंडिया है तो आप बिल्कुल यूज करिए, नहीं, हम दिल्ली में रहते क्योंकि हैं, वो वहाँ की पैदावार है। तो सर्दियों में बहुत दिल्ली में रहते हैं तो आपको यूज नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर।
गोले का तेल आप सिर में यूज कर सकते हैं, बालों में। जी। इसके अलावा जहां पर आपकी पित्त बढ़ी हुई हो, जैसे कई बार आपने देखा होगा शुगर के केस में पैर काले पड़ जाते हैं या पैरों में लाल रंग के दाने निकल आते हैं, तब आप वहां पर गोले का तेल यूज कर सकते हैं। नॉर्मली मालिश के लिए गोले का तेल यूज नहीं किया जाता। जी सर। जी सर। जी निर्मला जी। निर्मला गुप्ता जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? निर्मला जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपका हैंड रेज है। हाँ जी। जी। हाँ सर, ये जो आपने आलू का पानी बताया ना, हम्म। तो इसको आलू को छील के कस के फिर उसको निचोड़ना है। हाँ जी। तो ये क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? एक छोटा आलू, लगभग 1 चम्मच रस। 1 चम्मच रस। ठीक है सर। थैंक यू सर। वेलकम। आज का टाइम भी हो गया है, अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आज की क्लास खत्म करते हैं, कल मुलाकात होगी। जी जी पूछिए। निर्मला जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हो गया सर मेरा। ओके, आपका हैंड रेज था, चलिए। अच्छा ओके। सर, ठीक है। हाँ।